Welcome dear students, today we are going to discuss stability analysis of finite slope part 1. After covering this topic, you will be able to define the wedge failure. You will be able to recall the analysis which is known as phi u equal to 0 analysis. You will be able to describe the friction circle method for analysis of finite slope, and you will be able to recall the Taylor stability number and its significance. मेनली यहाँ से अगर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ से आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और मोस्टली क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके पास वो क्वेश्चंस रह सकते हैं थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस और इसी के साथ साथ न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है बेसिकली एग्जाम के अंदर वो थोड़े से कम आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये ग्राफिकल मैथड्स हैं और इस ग्राफिकल मैथड के बेसिस पे फ्रिक्शन सर्कल मैथड को फॉलो किया जाता है। बट टेलर स्टेबिलिटी नंबर पे आपके पास डेफिनेटली न्यूमेरिकल आ सकता है। आगे अगर लिंकेज विद अदर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि फाइनाइट स्लोप में किस मेथड के थ्रू हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिटरमाइन करने के साथ साथ कितनी मैक्सिमम हाइट तक कोई भी फाइनाइट स्लोप स्टेबल रहेगा, उस स्टेबिलिटी को जानने के लिए हम लोग टेलर स्टेबिलिटी नंबर के सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लर्निंग आउटकम से, विच इज द डिफाइन द वेज फेलियर। देखिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले तो वेज फेलियर के बारे में। देखिए हमने जब स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स को डिस्कस किया था तो इससे पहले वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फेलियर कितने टाइप का एग्जिस्ट करता है किसी भी स्लोप के अंदर। उस स्लोप के फेलियर को हमने टोटल 5 पार्ट्स में बांटा था। 5 पार्ट्स के अंदर रोटेशनल फेलियर था, रोटेशनल के अलावा ट्रांसलेशनल था, ट्रांसलेशनल के अलावा कंपाउंड था, कंपाउंड के अलावा वेज फेलियर था, और वेज के अलावा एक मिसलेनियस फेलियर था। तो हम लोग यहाँ पे उसी वेज फेलियर को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए वेज फेलियर ये बोलता है कि जब एक सॉइल का मास किसी एक गिवन प्लेन के अबाउट मूव कर जाएगा तो उस टाइप के फेलियर को नाम दिया जाता है वेज फेलियर। जैसे अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम ये बोलता है कि मेरे पास एक ये सॉइल का मास है। जब ये सॉइल का मास इस ब्लू वाले प्लेन के अलोंग जब मूव कर जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से जो फेलियर एग्जिस्ट करेगा उस फेलियर को नाम दिया जाएगा वेज फेलियर। तो देखिए जब सॉइल मास मूव करेगा तो इसके अंदर मूवमेंट सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही पॉसिबल है। तो इसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब पॉसिबल है तो इसी के बेसिस में हम फेलियर को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे ये बोलता है कि फोर्सेस कैसे कैलकुलेट होंगे। अब जो वेज जितने पार्ट ने इस फेलियर में पार्टिसिपेट किया उस पार्ट को नाम दिया जाएगा वेज। अभी मैंने माना कि वेज का सेल्फ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और इसी के साथ साथ इस पे इस प्लेन के अलोंग लगेगा टेंजेंशियल फोर्स और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल फोर्स। तो मुझे नॉर्मल और टेंजेंशियल फोर्स के बेसिस पे ही इसके एनालिसिस को डिस्कस करना है। तो वेज फेलियर में हमने लिखा है इट इज अ शियर फेलियर ऑफ ए सॉइल मास ओवर ए फाइनाइट स्लोप। एक फाइनाइट स्लोप पे शियर फेलियर को नाम दिया जाएगा वेज फेलियर, और इसमें जितना सॉइल का मास पार्टिसिपेट करता है उसे हम लोग नाम देते हैं वेज। The part of soil mass which takes part in the failure is known as wedge. तो आगे इसी के बेसिस पे अब हमें इसके एनालिसिस को डील करना है। तो एनालिसिस को डील करते हुए हम पहले कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल और टेंजेंशियल फोर्सेस। तो देखिए यहाँ से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जो आएगी मेरे पास, इसके लिए पहले एक काम करते हैं, फोर्स डायग्राम फोर्स ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। देखिए सेल्फ वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। देखिए वर्टिकल टू द प्लेन ऑफ फेलियर, सेल्फ वेट है डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स है इस तरीके से इंक्लाइन फॉर्म में, और इसी के साथ इस डायरेक्शन में लग रहा है टेंजेंशियल फोर्स। तो फोर्स ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनेगी। तो मेरे पास टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू W sin I, और सेम इसी तरीके से टेंजेंशियल फोर्स के अलावा अगर हम बात करते हैं नॉर्मल फोर्स आ जाएगा मेरे पास W cos I। तो इसी के बेसिस पे मुझे कैलकुलेट करना है, डिफाइन करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है शियर स्ट्रेंथ अपॉन शियर स्ट्रेस, एंड शियर स्ट्रेंथ विल बी इफेक्टिव स्ट्रेस। जैसा कि हम पहले पढ़ते आए हैं उसी तरीके से उसी कंडीशन को ही फॉलो करते हैं। तो अब ये बोलता है सिग्मा बार। देखिए नॉर्मली जो सिग्मा बार है ये होता है स्ट्रेस,
हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी फिलहाल इनके बारे में, नॉर्मल फोर्सेस के बारे में। तो हम लोग फिलहाल इसको लिखते हैं W इंटू कोस आई टेंजेंट फाई डैश प्लस सी डैश। इस सी डैश को हम लोगों को यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करना है कोहेसिव स्ट्रेस को। बेसिकली पर यूनिट एरिया की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो एरिया जो है वो एरिया को यूनिट ही माना जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग लिखते हैं सी डैश में सी इंटू एल डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू रहेगी मेरे पास W इंटू साइन आई। अब यहां पे जो स्मॉल सी है, स्मॉल सी रिप्रेजेंट करेगा कोहेजन या फिर कोहेसिव इंटरसेप्ट पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर की लेंथ में कितना कोहेजन एग्जिस्ट होता है वो है स्मॉल सी। और एल रिप्रेजेंट करेगा मेरे पास लेंथ ऑफ स्लोप, जो कि इस तरीके से स्लोप का फेलियर जब हुआ था तो फेलियर स्लिप सरफेस का लेंथ जो थी मेरे पास वो है कैपिटल एल। देखिए यहाँ पे अगर लेंथ की बात की जाए, जो लेंथ बनेगी मेरे पास, ये ब्लू वाला जो पार्ट है, जो ब्लू वाला लेंथ है, ये पूरा का पूरा फेलियर सरफेस ये एल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी के बेसिस पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां से मेरे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आ रही है W कोस आई टेंजेंट फाई डैश प्लस C इंटू एल डिवाइडेड बाई W साइन आई। दिस विल बी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर वेज फेलियर। तो देखिए यहाँ पे हमने जाना कि वेज फेलियर क्या होता है, वेज क्या होता है, और वेज के साथ साथ हमने इसके एनालिसिस के बेसिस पे, वेज फेलियर के एनालिसिस के बेसिस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू की कैलकुलेशंस के बारे में देखा। तो इसी के साथ हमने हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया है, विच इज डिफाइन द वेज फेलियर। देखिए ये बोलता है फाई यू इक्वल टू जीरो एनालिसिस। ये वाला जो एनालिसिस एग्जिस्ट करता है, ये वाला सबसे पहले तो फाइनाइट स्लोप में ये एनालिसिस एग्जिस्ट करता है। और फाइनाइट स्लोप में जब इसे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पे जो फेलियर कंसिडर किया है वो फेलियर कंसिडर किया है टो फेलियर। और इस टो फेलियर के बेसिस पे ये बोलता है कि इस एनालिसिस को हम कंसिडर करते हैं फुल्ली सेचुरेटेड कोहेसिव सॉइल अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन में। तो पहला पॉइंट यही है। तो देखिए ये बोलता है दिस एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, और इनफैक्ट सॉइल की बजाय हम लोग लिखेंगे फुल्ली सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन। तो इसका मतलब फाई की वैल्यू अगर जीरो है, देखिए यहाँ पे लिखा है आपके पास व्हेन फाई यू इक्वल टू जीरो। जब फाई यू की वैल्यू जीरो आएगी तो उस टाइम पे हम लोग लिख रहे हैं कि कोहेजन की वैल्यू जो है ये है सी यू के इक्वल। अब सी यू को आप बोल सकते हैं अनड्रेन्ड कोहेजन बोल सकते हैं, क्योंकि अनड्रेन्ड कंडीशन है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन में, जो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में जो कोहेजन की वैल्यू आती थी, आप इसे उस वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बेसिकली देखिए ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस एक ग्राफिकल एनालिसिस है। तो उस ग्राफिकल एनालिसिस के बेसिस पे मैंने माना कि मेरे पास एक ओरिजिन पॉइंट है O, जिससे स्लिप सरफेस जब हमने ड्रॉ किया A से B पे, देखिए यहाँ पे सामने देखिए, जब बेटा देखिए स्क्रीन पे जब आप देखते हैं यहाँ पे, तो स्क्रीन पे ये बोलता है कि जब हमने स्लिप सरफेस को कंसीडर किया है यहाँ पे A से B में, तो A से B स्लिप सरफेस को हम लोग मान के चलते हैं कि ये रोटेशनल होने के कारण से एक सर्कल की एक आर्क की फॉर्मेशन देगा। तो इस O पॉइंट से मैंने इस आर्क को ड्रॉ किया है जिसका रेडियस है मेरे पास स्मॉल r। अब ये जो पूरा पार्ट, अब ये जो पूरा पार्ट है जो वेज बन गया है, यहाँ पे मेरे पास एक वेज फेलियर टाइप का बन गया, इसका सेल्फ वेट है W, जो कि सेंटर पॉइंट से लेट अस सपोज D डिस्टेंस पे एक्ट करता है। जब इसमें फेलियर होगा तो फेलियर होने के बाद जो हमारा स्लिप सरफेस है, जो फेलियर प्लेन है AB, इस पे जो कोहेजन लग रहा है उस कोहेजन को लिखा है मैंने CU। तो अब मुझे यहाँ से वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें शीयर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, अप्लाइड शीयर स्ट्रेस। देखिए हम लोग ये लिख सकते हैं, फॉर प्योर क्ले हमने पढ़ा था फैक्टर ऑफ सेफ्टी FS लिख दो चाहे FOS लिख दो, ये था मेरे पास शीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय मोबिलाइज्ड शीयर स्ट्रेस। तो यहां से मोबिलाइज्ड या फिर अप्लाइड शीयर स्ट्रेस की वैल्यू S अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो प्योर क्ले में
प्योर क्ले में जो शियर स्ट्रेंथ है फाई की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो शियर स्ट्रेंथ होता है एस इक्वल टू सिग्मा टेंजेंट फाई प्लस सी। तो फर्स्ट फैक्टर जीरो होने के कारण से ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास तो देखिए यहां से वैल्यू बन गई मोबिलाइज जो स्ट्रेंथ है, मोबिलाइज स्ट्रेस बोल सकते हैं आप, या इसके अलावा अप्लाइड शियर स्ट्रेस बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू बन जाएगी सी यू अपॉन एफ एस। एफ एस विल बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो अभी हमने लिखा है, और सी यू हो जाएगी हमारे पास अनड्रेन्ड कोहेजन। तो ये तो बन गया मेरे पास प्योर क्ले के केस में। अब वापस से अपने इसी डायग्राम को रेफर करते हैं और मोमेंट कैलकुलेट करते हैं अबाउट ओ। तो पहला जो मेरे पास मोमेंट रहेगा, देखिए मोमेंट के बेसिस पे हम लोग लेते हैं, एक तो मोमेंट होता है जो जिस मोमेंट की वजह से फेलियर होगा, और दूसरा आएगा मेरे पास रेजिस्टिंग मोमेंट। और वो रेजिस्टिंग मोमेंट कौन सा होगा, जो ए बी सरफेस जो कोहेजन की वजह से क्रिएट कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा, तो इसको हम लोग नाम देंगे रेजिस्टिंग मोमेंट। तो पहला पॉइंट, तो मेरे पास पहला जो मोमेंट आएगा टेकिंग तो इस ओ पॉइंट के अबाउट जब हम सेल्फ वेट का मोमेंट कंसीडर करते हैं तो यहां से वैल्यू आएगी मेरे पास W इंटू डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये मोमेंट जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा फेलियर मोमेंट, तो आप इसे एम एफ भी लिख सकते हैं या फिर एम लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही अब आपको एक दूसरा मोमेंट कैलकुलेट करना है, वो मोमेंट होगा स्लिप सरफेस का अलोंग पॉइंट ओ टेकिंग ये एक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिंग मोमेंट। अगर मैं इसी डायग्राम को फॉलो करता हूं तो इस डायग्राम में जब हमने मोमेंट कैलकुलेट किया सेल्फ वेट की वजह से, तो देखिए वेट को हमने डी से मल्टीप्लाई किया, तो फोर्स को हमने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्स जो होगा यहाँ पे वेट होगा वो पर यूनिट लेंथ होगा। अब जो कोहेजन है सी यू, ये तो एक स्ट्रेस है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसके लेंथ ऑफ सरफेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट अस सपोज स्लिप सरफेस की लेंथ है एल, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करके इसको पर यूनिट लेंथ में लेके आना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आप इस पे मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो अब मोमेंट जो बनेगा मेरे पास, वो मोमेंट की वैल्यू बनेगी मेरे पास शियर स्ट्रेस टाउ एम इंटू एल इंटू आर। स्ट्रेस को लेंथ से मल्टीप्लाई करके यूनिटी पे हमने फोर्स में उसे कन्वर्ट किया, और उसके बाद उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके हम लोग मोमेंट लेंगे। तो मेरे पास रेजिस्टिंग मोमेंट आएगा यहां से एम आर मोबिलाइज्ड स्ट्रेंथ इंटू लेंथ इंटू डिस्टेंस आर। और अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन से मोबिलाइज स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया है सी यू अपॉन एफ एस। इक्वेशन थर्ड, तो स्टेबिलिटी कंडीशन ये बोलती है कि फेलियर मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू रेजिस्टिंग मोमेंट एट एक्सट्रीम कंडीशंस। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो देखिए इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको सेकंड और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट करना है, दोनों मोमेंट्स को बेसिकली इक्वेट करके चलना है। तो यहां से मेरे पास वैल्यू बनेगी W इंटू डी विल बी इक्वल टू सी यू अपॉन एफ एस इंटू एल इंटू आर। तो यहां से फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये बन गया मेरे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कोहेसिव सॉइल अंडर फाइनाइट स्लोप। तो ये आ गया मेरे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कोहेसिव सॉइल अंडर फाइनाइट स्लोप। तो अब आगे इसी पॉइंट पे ये बोलता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट की, जिसमें हम इन प्रॉपर वैल्यूज को अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे जो एल जो बनेगा मेरे पास, एल बनेगा लेंथ ऑफ स्लिप सरफेस, फेलियर सरफेस भी बोला जा सकता है। आर हो जाएगा रेडियस, डब्ल्यू हो जाएगा वेट ऑफ वेज, जो डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस हो जाएगा लिवर आर्म या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट एंड द वेट ऑफ द वेज।
एंड Cu विल बी अनड्रेन्ड कोहेजन। तो यहां से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये बोलता है कि अगर मुझे यहीं पे क्रिटिकल हाइट कैलकुलेट करनी हो, या आप ये बोल सकते हैं कि डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक कैलकुलेट करना हो कि कितनी हाइट तक क्रैक जनरेट होगा। देखिए डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक के लिए हम लोग फॉलो करेंगे हमारा सेम कॉन्सेप्ट जो हम अर्थ प्रेशर थ्योरी में फॉलो कर चुके हैं। वहां पे डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक को हम कैलकुलेट करते थे 2c अपॉन गामा स्क्वायर रूट ऑफ के ए। तो सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 है और इसी के साथ साथ कोहेजन जो है वो अनड्रेन्ड कोहेजन के इक्वल है। तो देखिए इस केस में C की वैल्यू Cu के इक्वल है और फाई यू की वैल्यू 0 है। तो जब मेरे पास फाई यू की वैल्यू 0 होगी तो कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 माइनस साइन 0 अपॉन 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू 1 आएगी। ये हमने उसमें स्टडी किया था। तो इसी के बेसिस पे डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक की वैल्यू आ गई मेरे पास 2c अपॉन गामा। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास, फॉर्मूला फॉर डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक इन केस ऑफ फाइनाइट स्लोप अंडर कोहेसिव सॉइल। तो देखिए इसी डायग्राम में अगर मुझे डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होगा तो वो डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक वाला जो पॉइंट है वो इस b डिस्टेंस से कुछ नीचे लाई करेगा। इस डिस्टेंस पे लाई करता है और जिसकी वैल्यू होगी 2c अपॉन गामा। तो इसके बेसिस पे दैट मीन्स इस डेप्थ तक टेंशन की वजह से यहाँ पे इस स्लोप के अंदर क्रैक जनरेट हो सकता है। तो देखिए इसी के साथ हमने हमारा सेकेंड लर्निंग आउटकम भी अचीव कर लिया है, विच इज फाई यू इक्वल टू 0 एनालिसिस। देखिए मेथड है मेरे पास फ्रिक्शन सर्कल मेथड। इस फ्रिक्शन सर्कल मेथड में हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, दैट सर्कल इज नोन एज फ्रिक्शन सर्कल, जिस सर्कल को फाई सर्कल भी बोला जा सकता है। अब मेनली इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं होमोजीनियस सॉइल के केस में और फाइनाइट स्लोप। जब फाइनाइट स्लोप होमोजीनियस सॉइल के केस में एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग इस मेथड को फॉलो करते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे यहाँ पे फ्रिक्शन सर्कल मेथड में। ये बोलता है दिस मेथड इज यूज्ड फॉर होमोजीनियस सॉइल इन केस ऑफ फाइनाइट स्लोप। तो फाइनाइट स्लोप में होमोजीनियस सॉइल में मेथड यूज होगा। तो मेरे पास फिलहाल एक फाइनाइट स्लोप हमने कंसिडर किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम के अंदर। इस फाइनाइट स्लोप में जो हमारे पास फेलियर सरफेस है, जो फेलियर स्लिप सरफेस या फेलियर प्लेन आप बोल सकते हैं, वो फेलियर प्लेन है AEB प्लेन, जैसे हमने ग्रीन लाइन से इस तरीके से मार्क किया है। आप पॉइंटर से एक बार ऑब्जर्व कीजिए इसे। ये बोलता है कि जो फाइनाइट स्लोप हमारे पास एग्जिस्ट करता है, इस फाइनाइट स्लोप में ये हमारे पास फेलियर प्लेन है। जो फेलियर सरफेस है ये है AEB। ये E पॉइंट इस प्लेन के ऊपर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एक्ट कर सकता है। तो अब ये बोलता है कि जब यहाँ पे ये जो फेलियर पूरा का पूरा जो फेलियर सरफेस रहेगा आपके पास, इस फेलियर सरफेस में आपको बताना है कि फोर्सेस कौन कौन से एक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका फोर्स एक्ट करेगा जो वो W है, जो कि सेल्फ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि सरफेस के अलोंग हमारे पास एक कोहेजन है, मोबिलाइज्ड कोहेसिव फोर्स इसमें एक्ट कर रहा है, और इसी के साथ साथ एक इसमें रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स कैपिटल R एक्ट कर रहा है। तो एक कैपिटल R का जो रिएक्शन फोर्स है, हम लोग मान के चलेंगे कि ये जो सेल्फ वेट के साथ, सेल्फ वेट और इस रिएक्टिव फोर्स के बीच में, रिएक्शन फोर्स के बीच में जो एंगल रहेगा, ये एंगल होगा फाई, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इसके फेलियर सरफेस के बारे में। इसने बोला एक स्लिप AEB जो एग्जिस्ट कर रहा है, ओवर विच स्लाइडिंग वेज एग्जिस्ट। तो मेनली द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट ओवर दिस सरफेस आर। तो फॉलोइंग फोर्सेस के अंदर सबसे पहला रहेगा सेल्फ वेट ऑफ वेज। तो देखिए इस डायग्राम में जब हम देखते हैं तो इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्शन फोर्स और सेल्फ वेट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है मेरे पास फाई m के इक्वल। इस पॉइंट को लिखता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। तो हमने क्या किया, जो O पॉइंट था उस O पॉइंट को एक सेंटर कंसिडर करके, देखिए यहाँ पे O पॉइंट जो था मेरे पास, इस O पॉइंट को मैंने सेंटर कंसिडर किया, और जो पूरे के पूरे स्लिप सरफेस का जो रेडियस हमारे पास स्मॉल r है,
हमने एक छोटा सा रेडियस कंसिडर किया r sin phi और एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ किया, जिस सर्कल को नाम दिया जाता है फाई सर्कल या फिर फ्रिक्शन सर्कल। हमने लिखा है यहाँ पे विद सेंटर O a small circle having radius equal to r sin phi m is drawn and this circle is known as friction circle। तो देखिए इस डायग्राम में जब हमने इस फ्रिक्शन सर्कल को ड्रॉ किया तो इस फ्रिक्शन सर्कल पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ब्लू वाली लाइन, जब हमने इस फ्रिक्शन सर्कल पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे एक्ट करता है। तो जिस पॉइंट पे ये एक्ट करेगा रिएक्शन फोर्स भी तो इसी पॉइंट पे एक्ट करेगा। तो लेट अस सपोज दिस रिएक्शन फोर्स इज dr। तो मैंने यहाँ पे अपने डायग्राम में इसको रेसिस्ट कराने के लिए यहाँ पे dr फोर्स मार्क किया है। सेम ऐसे ही जब मैं दूसरे पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे dr फोर्स एक्ट कर रहा है। और सेम ऐसे ही किसी भी पॉइंट से आप जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट इसके ऊपर जो सरफेस पे जो भी रिएक्शन फोर्स जनरेट करेगा उसकी वैल्यू होगी dr। जैसे जैसे मेरा स्लिप सरफेस के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग वेजेस कंसीडर करते जाएंगे तो वेजेस के अकॉर्डिंग dr वैल्यूज भी चेंज होती जाएगी और जिसके बेसिस पे हम phi m की वैल्यूज भी डेफिनेटली चेंज होती जाएंगी। तो अब आपको यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स कंसीडर करके dr की वैल्यूज को कैलकुलेट करना था। तो बेसिकली जब हमने dr को लोकेट कर दिया इस डायग्राम में तो यहां से हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, फोर्स ट्राइंगल। अब वो फोर्स ट्राइंगल ये बोलते हैं, देखिए इस फोर्स ट्राइंगल के बेसिस पे सेल्फ वेट है मेरे पास W। सेल्फ वेट के साथ साथ रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है कैपिटल R और रिएक्शन फोर्स कैपिटल R के साथ साथ मोबिलाइज्ड कोहेजन एक्ट करता है Cm। तो इन मोबिलाइज्ड कोहेजन, रिएक्शन फोर्स और सेल्फ वेट के बेसिस पे हम लोग यहां से रिएक्शन और मोबिलाइज्ड कोहेजन कैलकुलेट करते हैं। अगला पॉइंट इसमें यही है, तो देखिए फोर्स ट्राइंगल के बेसिस पे हम लोग यहाँ से रिएक्शन फोर्स और मोबिलाइज्ड कोहेजन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब एक बार मेरे पास मोबिलाइज्ड कोहेजन आएगा तो ये जो है मेरे पास मोबिलाइज्ड कोहेजन ये एक्चुअल में फोर्स रहेगा। तो मोबिलाइज्ड कोहेजन फोर्स हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए मोबिलाइज्ड कोहेजन फोर्स के बेसिस पे मुझे कैलकुलेट करना होगा कोहेसिव स्ट्रेंथ बेसिकली। तो मोबिलाइज्ड कोहेसिव फोर्स जो है ये 1 मीटर लेंथ के ऊपर या फिर गिवन लेंथ पे एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं तो स्लिप सरफेस की जो लेंथ रहेगी वो लेंथ है मेरे पास AEB जो है, इसको मैं इसी डायग्राम में मेंशन कर रहा हूं कैपिटल L के नाम से। तो मेरे पास जो कैपिटल L डिस्टेंस है आ गया है ये। तो यहां से मुझे मोबिलाइज कोहेसिव इंटरसेप्ट या फिर कोहेजन इंटरसेप्ट कोहेजिव स्ट्रेंथ को अगर कैलकुलेट करना हो तो इसको किस तरीके से लिया जाएगा, आप बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहां से हमने इसे स्मॉल cm को कैलकुलेट जब करेंगे तो आएगा मेरे पास मोबिलाइज कोहेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सर्कल। अब ये जो था हमारे पास जो L है ये L रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ स्लिप सरफेस। अब बात करते हैं कि ये लेंथ ऑफ स्लिप सरफेस कैसे कैलकुलेट होगा। तो लेंथ ऑफ स्लिप सरफेस को कैलकुलेट करने के लिए इसी डायग्राम को एक बार रेफर करते हैं। इस डायग्राम के अंदर देखिए मेरे पास है कोहेसिव फोर्स Cm। तो इसके बेसिस पे जब मैं यहाँ से इसी सेंटर पॉइंट से जब मैं मोमेंट कंसिडर करूंगा तो मोमेंट के बेसिस पे हम यहाँ से इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो मोमेंट को हम कैसे कंसिडर करते हैं हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए सेंटर पॉइंट से जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो मेरे पास कोहेसिव फोर्स इसके सरफेस पे एक्ट कर रहा है। तो सरफेस पे पर यूनिट लेंथ अगर बात की जाए तो पर यूनिट लेंथ था मेरे पास स्मॉल cm। तो उसको जब मैं टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो L आएगा और इसका जो मोमेंट बनेगा मेरे पास वो मोमेंट बनेगा मेरे पास स्मॉल r। तो सबसे पहले तो लिखते हैं टेकिंग मोमेंट तो हमने अब टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल द कोहेसिव फोर्सेस अबाउट सेंटर पॉइंट O कंसिडर करना है। तो पहले वाला जो आएगा मेरे पास वो आएगा कोहेसिव फोर्स या फिर मोमेंट ड्यू टू स्लिप सरफेस। मोमेंट
मोबिलाइज कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स इनटू लेंथ इनटू रेडियल डिस्टेंस, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास स्मॉल आर। ये बन गया मेरे पास ब्रैकेट में जो है पार्ट, ये है फोर्स, और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी तरीके से जो सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो सेकेंड पॉइंट बोलता है मोमेंट ऑफ फेलियर सरफेस कोल्ड। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में ऐसा भी तो हो सकता है कि फेलियर एग्जिस्ट करे ए से बिल्कुल डायरेक्टली बी पॉइंट की तरफ। तो जब ए से बिल्कुल डायरेक्टली बी की तरफ फेल करेगा तो इस टाइप के फेलियर में बेसिकली वेज फेलियर एग्जिस्ट करता है, और वेज के बेसिस पे अब मुझे इस सरफेस के अलोंग, जो ए बी सरफेस है उस ए बी सरफेस के अलोंग मुझे यहाँ पे इसके मोमेंट को कैलकुलेट करना है। तो अभी भी जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे वो cm होगी, और यहाँ पे लेंथ हो जाएगी लेंथ ऑफ कोड lc, और इसी के साथ साथ जो डिस्टेंस रहेगा उस डिस्टेंस को हम लोग नाम देंगे यहाँ पे a। अब ये जो कोड का डिस्टेंस रहेगा उस कोड के डिस्टेंस को हम लोग नाम देंगे यहाँ पे स्मॉल a। तो मेरे पास मोमेंट ऑफ फेलियर सरफेस कोड जो बनेगा वो बनेगा cm टू lc इंटू स्मॉल a। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। तो जब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मेरे पास स्मॉल a जो डिस्टेंस आएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि स्मॉल r की वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मेरे पास स्मॉल a की वैल्यू आ जाएगी l इंटू आर। तो देखिए l की वैल्यू हर केस में lc से ज़्यादा होगी। तो जब l की वैल्यू हर केस में lc से ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली जो डिस्टेंस a जो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू भी r से मेरे पास हर केस में ज़्यादा आएगी। तो अब आपको डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रायल स्लिप सर्फेसिस अज्यूम करना है, और ट्रायल स्लिप सर्फेसिस के बेस पे आपको कोहेजन की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। और कोहेजन को कैलकुलेट करने के लिए, मोबिलाइज्ड कोहेजन को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए टोटल कोहेसिव फोर्स अपॉन लेंथ। तो इन लेंथ के बेसिस पे हम लोग इस रिलेशन का यूज करके, जो नीचे हमने रिलेशन कैलकुलेट किया है, यहाँ से हम लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से लास्ट पॉइंट पे फैक्टर ऑफ सेफ्टीज की। तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं पहला फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलोंग कोहेजन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलोंग कोहेजन जो आएगा मेरे पास, ये बनेगा c अपॉन सी एम, एक्चुअल कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स अपॉन मोबिलाइज कोहेजन जो हमने ऊपर से कैलकुलेट किया। तो सेकंड बोलता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलोंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो अलोंग फ्रिक्शनल फोर्स में एफ फाई, तो इसके लिए भी हम लोग लेंगे टेंजेंट फाई अपॉन टेंजेंट फाई एम। अब फाई एम के लिए जो भी हम सरफेस लेंगे उस सरफेस के अलोंग जो ट्रायल वेज लिया था तो उससे फाई एम की वैल्यू आ जाएगी, जिससे एफ फाई। अगर मेरे पास एफ सी और एफ फाई इक्वल आ रहा है तो जो फेलियर सरफेस था मेरे पास, वो फेलियर सरफेस बिल्कुल सही था। और अगर गलती से कभी किसी केस में मेरे पास एफ सी और एफ फाई की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही तो फेलियर सरफेस इनकरेक्ट था। आपको अपने फेलियर सरफेस को कंटिन्यूसली रिवाइज करना पड़ेगा, और तब तक रिवाइज करना पड़ेगा जब तक आपके पास एफ सी और एफ फाई की वैल्यू इक्वल ना आ जाए। तो यहां से लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि अब देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है नंबर ऑफ कंसिडर करके हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ सी और एफ वाई के अलग अलग सरफेसिस के बेसिस पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वेरिएशन डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। इस वेरिएशन डायग्राम में हम लोग एक स्लोप, एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं 45 डिग्री के एंगल पे, जिसपे एफ सी की वैल्यू एफ वाई आएगी, और इसी को बोला जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट शियर स्ट्रेंथ। इस पॉइंट पे, इस सरफेस पे मुझे तीनों वैल्यूज इक्वल मिल जाएंगी, एंड दिस मेथड इज नोन एज फ्रिक्शन सर्कल मेथड। देखिए बेसिकली ग्राफिकल मेथड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है बट डिफिकल्ट नहीं है। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं फ्रिक्शन सर्कल, और फ्रिक्शन सर्कल के टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग रिएक्शन फोर्सेस लेते हैं। उन रिएक्शन फोर्सेस का डब्ल्यू डायरेक्शन के साथ, वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एंगल मेजर किया जाता है। उस एंगल को हम लोग नाम देते हैं फाई। तो इन बेसिस पे फाई और फाई एम के बेसिस पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता है कोहेजन के बेसिस पे, जिसके लिए हम लोग
मोमेंट को कंसिडर करते हैं। अगर ये दोनों फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल आ गए तो फेलियर सरफेस हमारा करेक्ट था, अदरवाइज हमें फेलियर सरफेस को रिवाइज करते हुए अपने प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो देखिए इसी के साथ हमने यहाँ पे हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम भी अचीव कर लिया, विच इज डिस्क्राइब द फ्रिक्शन सर्कल मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनाइट स्लोप। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर टेलर स्टेबिलिटी नंबर। टेलर स्टेबिलिटी नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर है जिसे एक्सप्लेन किया गया था बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने के लिए और क्रिटिकल हाइट को फाइनाइट स्लोप में कैलकुलेट करने के लिए। इस टेलर स्टेबिलिटी नंबर के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। देखिए टेलर स्टेबिलिटी नंबर के लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला है मोबिलाइज्ड कोहेजन अपॉन यूनिट वेट इनटू हाइट। बेसिकली ये फॉर्मूला ये बोलता है कि जब तक टेलर स्टेबिलिटी नंबर की वैल्यू 1 से कम होगी तब तक हमारा स्लोप स्टेबल होगा। तो एक गिवन हाइट कैपिटल एच का स्लोप स्टेबल है या नहीं, इसको मेजर करने के लिए हम लोग टेलर स्टेबिलिटी नंबर में इस फॉर्मूले के अंदर अपना डेटा पुट करते हैं। अगर हमारे पास एस एन की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो जो एच की वैल्यू है वो एच की वैल्यू सही है, हमारा स्लोप स्टेबल है। और अगर एस एन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगी तो स्लोप हमारा फेल कर जाएगा। इसी के बेसिस पे ये तो था मोबिलाइज्ड कोहेजन। अगर इसकी वजह एक्चुअल कोहेजन कंसिडर किया जाए, हमें पता है मोबिलाइज्ड कोहेजन जो होता है ये होता है एक्चुअल कोहेजन अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहां से मेरे पास टेलर स्टेबिलिटी नंबर का एक फॉर्मूला और आ गया। ये बन जाएगा मेरे पास सी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू गामा इंटू एच। अब आगे इसके यूजेस की अगर बात की जाए, यूजेस में इसका पहला यूज आता है टू कैलकुलेट टू डिटरमाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यहां से कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। टू डिटरमाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ए फाइनाइट स्लोप। तो यहां से हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सी अपॉन स्टेबिलिटी नंबर गामा इंटू। तो यहां से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर एनी गिवन कंडीशन। और इसी के साथ साथ अगर सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो सेकंड पॉइंट बोलता है टू डिटरमाइन क्रिटिकल हाइट ऑफ स्लोप। इस मैक्सिमम हाइट तक हमारा स्लोप स्टेबल रहेगा तो उस क्रिटिकल हाइट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहीं से। अगर मेरे पास क्रिटिकल कंडीशन को फॉलो करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें पुट करना होगा यूनिटी। तो उस केस में मेरे पास जो हाइट आएगी दैट हाइट विल बी नोन एज क्रिटिकल हाइट। तो हम लोग यहां से हाइट और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिटरमाइन करने के लिए किसी भी फाइनाइट स्लोप में टेलर स्टेबिलिटी नंबर को यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जाना कि टेलर स्टेबिलिटी नंबर क्या होता है और इसका बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है और इसको कहाँ पे यूज किया जाता है।